हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। सो यहाँ पर हम लोग अपने जून 2013 के पेपर टू कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में, असर्शन एंड ए रीजन। So, want satisfying power of a commodity is called it utility. Utility क्या होता है? किसी भी चीज की want satisfying power, उसके अंदर जो satisfying power होती है वो क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। जैसे कि पानी के अंदर क्या यूटिलिटी होती है कि वो हमारी प्यास को मिटाती है। भूख, खाना खाने की क्या यूटिलिटी होती है कि वो हमारी भूख को मिटाता है। तो वो उसकी वो सेटिस्फाइंग पावर है ना। तो वो क्या कहलाती है? यूटिलिटी कहलाती है। यूटिलिटी जो होती है लगभग उसको क्या किया जाता है? यूटिल्स के अंदर क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। यूटिलिटी में हैव नोट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी, ये भी आप लोग के पास में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, यूटिलिटी एक अलग चीज होती है, मोरालिटी एक अलग चीज होती है। फॉर एग्जांपल, एक ड्रंक कार्ड है, वो ड्रिंक कर रहा है तो उसको यूटिलिटी तो मिल रही है, लेकिन वो चीज उसके लिए मोरालिटी के अंदर कवर नहीं होती है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। किसी भी कमोडिटी की वॉट सेटिस्फाइंग पावर क्या कहलाती है? यूटिलिटी। यूटिलिटी मोरालिटी से कनेक्ट नहीं होती है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए गाइस, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या होता है, एक कंसेप्ट आप लोगों के पास में क्या होता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। तो जब आप लोगों के पास में क्या होता है, प्राइस जो रहता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। सो प्राइस के इंक्रीज होने से जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो जब प्राइस के इंक्रीज होने से जो डिमांड रहती है वो आप लोगों के पास में कम हो जाती है। ये OX एक्सिस है, ये OY एक्सिस है। सो ये आप लोगों के पास में क्या रहती है? डिमांड कब होती है। यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या आता है? क्वांटिटी डिमांडेड आता है। यहाँ पे क्या आता है? प्राइस आता है। सो जब डिमांड क्या होती है? कम होती है। तो पहले इस पॉइंट के ऊपर है, देखो यहाँ पे हम लोगों के पास में ये डिमांड कम हो रही है, तो कम किस तरफ होती है? ऊपर की तरफ होती है। पहले इतनी डिमांड है, फिर क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड है वो क्या हो गई? कम हो गई, वो इतनी हो गई। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में यहाँ पे क्या हुआ है? डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ अपवर्ड यहाँ पे क्या होता है? मूवमेंट होती है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ? अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, ठीक है। और जब प्राइस में डिक्रीज होने से जब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस बढ़ जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है, डिमांडेड कम हो जाती है। तो जो वो कंसेप्ट आप लोगों के पास में कहलाता है, जब डिमांड कम हो जाती है तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। ये क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम लोगों के पास में क्या हो जाते हैं? प्राइस जो रहता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। प्राइस के डिक्रीज होने के ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। तो जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो वो भी सेम डायग्राम ही बनेगा। OX एक्सिस, OY एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आता है, यहाँ पे प्राइस आता है। सो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा? डिमांड कब? तो नीचे की तरफ आप लोगों के पास में डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या कहलाता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। जब प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंजेस होते हैं तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। क्या कहलाता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। ऑन द अदर हैंड, जब हम लोगों के पास में क्या आता है? नॉन प्राइस इफेक्ट होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो ये नॉन प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर आप लोगों के पास में जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो अगर डिमांड बढ़ जाती है तो ये जो कंसेप्ट है ये हम लोगों के पास में क्या कहलाता है? इंक्रीज इन डिमांड होता है। और अगर जो डिमांड रहती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? डिक्रीज इन डिमांड होता है। और जब दोनों आप लोग, जब इंक्रीज इन डिमांड होता है या डिक्रीज इन डिमांड होता है तो उससे क्या होता है? एक नई डिमांड कर्व आप लोगों के पास में बन जाती है। ये OX एक्सिस है, ये OY एक्सिस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे क्या है? प्राइस है। सो ये आप लोगों के पास में डिमांड कर्व है। जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो ये आप लोगों के पास में क्या होगी? एक नई डिमांड कर्व आ गई ऊपर की तरफ, ये क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। तो ये जब क्या होता है? डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो क्या होता है? राइटवर्ड आप लोगों के पास में क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। याद रखिएगा, जब नॉन प्राइस में चेंज हुआ था, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या होता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है।
नॉन प्राइस में होने से क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्टिंग होती है। यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या रहता है, डिमांड कर्व के अंदर क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा, तो जब डिमांड डिक्रीज होगी तो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी डिमांड कर्व है, सो एक नई डिमांड कर्व बन जाएगी, जो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगी, पीछे की तरफ, या आप लोगों के पास में क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, या इसको कहेंगे कि ये बैकवर्ड आप लोगों के पास में क्या होती है, शिफ्ट होती है। क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर की वजह से होता है। इंक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर की वजह से जब चेंजेस होने से डिमांड बढ़ती है। और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, प्राइस कम हो गया और डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस में चेंज होने से आता है, सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है। डिक्रीज इन डिमांड नॉन प्राइस हो जाएगा। इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। इंक्रीज और डिक्रीज में शिफ्टिंग होती है। और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व में डिमांड कर्व क्या रहती है, सेम रहती है। बस यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है और डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, डिमांड कर्व सेम ही रहती है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। एज द प्रपोर्शन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर दैट इज द लेबर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर दैट इज द लैंड इज इंक्रीज। तो ये कहता है कि जैसे जैसे क्या किया जाता है, लैंड के साथ में लेबर को यूज किया जाता है, तो क्या होता है, पहले तो जो एमपी होता है वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस होता है लेबर में चेंज करने की वजह से, जो टोटल प्रोडक्शन में चेंज हुआ वो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। तो जब एमपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो आप लोगों के पास में टीपी भी इंक्रीज होता है। और कौन सी रेट से होता है, इंक्रीजिंग रेट से होता है। फिर एमपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट है अभी भी पॉजिटिव ही। तो एमपी डिक्रीज हो गया तो भी टीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट कौन से रेट से होता है, डिक्रीजिंग रेट से होता है। फिर एमपी डिक्रीज होकर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जब एमपी जीरो हो जाता है तो जो टीपी होगा वो अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आ जाता है। और जब आप लोगों के पास में एमपी डिक्रीज होकर नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हो गया तो वहां पे जो टीपी होगा वो क्या स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये आप लोगों का लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। इसके अंदर हम लोग क्या अजम्पशन करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, लेबर होमोजीनियस है। ठीक है, तो एज द प्रोपोर्शन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर, लेबर को हम लोग जैसे जैसे लगा रहे हैं फिक्स फैक्टर लैंड के साथ में, तो एक पॉइंट के बाद में जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर का, वो आप लोगों के पास में क्या होता है, कम होता है। बियॉन्ड द लेवल ऑफ ऑप्टिमम और ये क्यों होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद में जो इनपुट का कॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से ये होता है। सो आर इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या क्वेश्चन है, इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, डिमांड कर्व, परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस लीडरशिप। तो प्राइस लीडरशिप कहाँ पे पाई जाती है, ओलिगोपोली में पाई जाती है। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, काफी हाई कंपटीशन इसके अंदर होता है। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, किंग डिमांड कर्व पाई जाती है। याद रखिएगा, ओलिगोपोली में क्या पाई जाती है, किंग डिमांड कर्व पाई जाती है, जो किन्होंने दी थी, स्वीजी ने दी है। ठीक है जी। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है, सेलर होता है, प्रोडक्ट सबका क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ईडी होती है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। ए आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर होता है। जो ईडी रहती है वो क्या रहती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्राइस, ए आर, एम आर सब कुछ बराबर होता है। ठीक है। डिमांड कर्व जो रहती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है। ये क्या रहती है, डिमांड कर्व होती है। ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है और यहाँ पे क्या है, प्राइस है। सो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट होती है। तो और इनडिफरेंस कर्व क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये आप लोगों के पास में क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व। ये कहाँ पे पाया जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर पाया जाता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, जहाँ पे यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, जहाँ पे यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जाता है वहां पे क्या दी जाती है, रैंकिंग दी जाती है। तो वो क्या होती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है, जो किन्होंने दी है, हिक्स एंड एलन ने दी है। जो किन्होंने दी है, हिक्स एंड एलन ने दी है। सो ये क्या रहती है, इंडिफरेंस कर्व होती है। तो इसके अंदर क्या शो किया जाता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो किया जाता है। गुड ए और गुड बी, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो किया जाता है।
और यहाँ पे हर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्या मिलती है, इक्वल मिलती है। हर कॉम्बिनेशन के ऊपर सेटिस्फेक्शन क्या रहती है, इक्वल होती है। तो इसका एक फीचर ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन आप लोगों के पास में रहती है। सेकेंड ये क्या होती है, स्लोप डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ आती है। ये ना तो कभी ओ एक्स एक्सिस को और ना ही कभी ओ वाई एक्सिस को कट करती है, ना तो कभी ओ एक्स एक्सिस को ना ही कभी ओ वाई एक्सिस को कट करती है। जितनी ऊपर क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व होगी, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। अगर इंडिफरेंस कर्व जितनी ऊपर होती जाएगी उतना ही क्या होता जाएगा, सेटिस्फेक्शन होता जाएगा। ठीक है, और दो इंडिफरेंस कर्व होती हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है जी, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये आप लोगों के पास में क्या है, जब क्या है ई आप लोगों के पास में क्या है, 1 है। ई का मतलब हम लोगों के पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ई का मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आप लोगों के पास में क्या है, 1 है। सो अगर हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना होता है किसकी हेल्प से, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की हिसाब की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो फॉर्मूला रहता है डिमांड कर्व को निकालने, यहाँ पे हम लोगों के पास में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है वो हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, ए आर बाय में ए आर माइनस एम आर होता है। ठीक है जी, ए आर बाय में ए आर माइनस एम आर होता है। और ए आर को ही क्या, एवरेज रेवेन्यू ही क्या होता है, प्राइस होता है। याद रखिएगा, देखो टोटल रेवेन्यू होता है, टी आर क्या होता है, पी इंटू क्यू होता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, टी आर बाय में क्यू होता है। टी आर को कैसे लिखते हैं, पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू। सो क्यू से क्यू कैंसिल, तो ए आर किसके इक्वल होता है, प्राइस के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ए आर किसके इक्वल होता है, प्राइस के ही इक्वल होता है। तो एक और टी आर का एक और फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एम आर। एम आर क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस आता है, आउटपुट में चेंज आने की वजह से, तो ये क्या होता है, एम आर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या रिलेट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी माइनस में एम आर। तो ये आप लोगों के पास में ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास में क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि जो इसमें अगर एम आर निकालना हो ना तो एक और फॉर्मूला भी आप लोगों के पास में आ जाएगा। इसी की हेल्प में एम आर का जो फॉर्मूला रहेगा वो पी या फिर ए आर बोल लीजिए, 1 प्लस में 1 बाय में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको और तरीके से भी खोल सकते हैं, एम आर इज इक्वल टू, ये आप लोगों के पास में पी को चाहे ए आर लिख लो। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नीचे, ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस में 1। तो काफी सारे तरीके कैसे भी लिख सकते हैं इसको। जो कंसेप्ट है वो आप लोगों के पास में क्या है, इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, 1 है। तो बच्चा अगर जो इलास्टिसिटी रहती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, 1 होती है। तो जहां पर एम आर 0 होता है वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1 होती है। जहां पर एम आर जो रहता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 का मतलब एम आर क्या होता है, पॉजिटिव। तो जहां एम आर पॉजिटिव होता है तो वहां पे ईडी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। यहाँ पे एम आर लेस देन 0 है मतलब कि नेगेटिव है, यहाँ पर ईडी जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो जहाँ एम आर पॉजिटिव होता है ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, एम आर नेगेटिव होता है ईडी लेस देन 1 होता है। जहाँ एम आर 0 होता है वहां पे ईडी 1 होता है। ठीक है, तो ये था अभी का हमारा सेशन। बाकी क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, जून 2013 के। सो थैंक यू टू एवरीवन।